बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे फैजाबाद धरना केस। फैजाबाद धरना केस की जो रिपोर्ट के मुंदरजात बाहर आए हैं, उसमें कल भी हमने गुफ्तगू की और एक आज फिर हम उस पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि उसमें सबसे अहम चीज ये है कि उसमें जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को ठहराया गया कि पंजाब हुकूमत ने उस पर फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया और धरने के शुरका को लाहौर से इस्लामाबाद फैजाबाद तक पहुंचाया। एक उसका जो वर्जन था, एक उसकी वजह जो थी, वो कल हमने गुफ्तगू की थी कि उस वक्त चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नायल हो चुके थे और खानदान शरीफ में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो वजीर आजम बन सकता, लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, जिनके वालिद भी एक बहुत अच्छे सियासतदान थे और सानिया उजड़ी कैंप में उनकी जिंदगी जो है वो हार गए थे, उसमें जहाँ बहक हुए थे उसमें, और ज़ाहिर नून से बहुत पुराने वो थे, वो नून के कारकुन थे। और उस वक्त जो मुस्लिम लीग थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वालिद खाकान अब्बासी साहब, राजा जफरुल हक, जिन्हें जनरल ज़ियाउल हक अपना ओपनिंग बैट्समैन कहा करते थे, उनको उन्होंने हराया था और कौमी असम्बली में पहुंचे थे। उनके साहबजादे शाहिद खाकान अब्बासी यकीनन एक मोहतरम नाम है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो एक मैं कह सकता हूं कि वो हैंडीकैप्ड है या उनका मनफी पॉइंट है, वो ये है कि वो खानदान शरीफ से, उनका ताल्लुक शरीफ खानदान से। लिहाजा शरीफ खानदान के लिए, किसी भी शख्स के लिए, और खुसूसन मियां शहबाज शरीफ के लिए, जो बज़ाहिर तो बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन उनकी जब आप वो हंस रहे होते हैं, कहका लगा रहे हो, तो उसमें अंदाजा होता है कि वो कितने कनिंग हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि एक मर्तबा तो बन गया खानदान शरीफ से बाहर का वजीर आजम, आइंदा कभी ना बने। उसके लिए खा वो चौधरी निसार अली खान हो, शायद खाकान अब्बासी हो या कोई और हो, बड़े से बड़ा ना हो, उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो कोई शख्स, दूसरा शख्स खानदान शरीफ से बाहर वजीर आजम बने। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक ऐसी प्लानिंग की। उस वक्त उन्होंने दो प्लानिंग्स की। एक तो ये की कि खानदान शरीफ से बाहर का आदमी कोई ना बने, और दूसरी उनकी प्लानिंग थी, साजिश थी, जो प्लान उन्होंने किया कि आइंदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ना आ सके दोबारा। कुछ भी हो जाए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ना आए, अब मैं ही बनूंगा वजीर आजम। और वो उन्होंने बन के दिखा दिया कि मैं दूसरी मर्तबा भी वजीर आजम बन सकता हूं। मियां साहब को तो उन्होंने बुलाया, मियां साहब की फेस वैल्यू से जो 16, 17, 18 सीटें जितवानी थी जितवाई, बाकी उन्होंने फॉर्म 47 से हासिल की, क्योंकि वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट के वो हैं, आंखों के तारे हैं। लिहाजा उन्होंने अपने बड़े भाई को ही सियासत में कत्ल किया, उनका सियासी कत्ल हुआ और वो खुद वजीर आजम बन गए। मियां साहब अब वापस चले गए पंजाब, जहां से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया था। अब पंजाबी में तो उसकी जो मिसाल है वो तो एक नेगेटिव ही है, मनफी है, लेकिन बहरहाल पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब मियां साहब पंजाब में हैं, अपनी बेटी के साथ हैं। अब देखें उनकी बेटी की सलाहियतें क्या रंग लाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसका एक और पहलू देखें, जो जजेस केसेस हैं या दूसरे केसेस हैं, या हत्ता के भुट्टो साहब का जो केस है, उसमें भी जो जिम्मेदार बज़ाहिर ठहराया जा रहा है जजेस को, लेकिन उनके पीछे प्रेशर्स कौन देता है, हुक्म कौन देता है, स्टिक कौन इस्तेमाल करता है। अब वो स्टिक जो इस पूरे 20-30 साल में इस्तेमाल होती रही, 40 साल में इस्तेमाल होती रही, और पाकिस्तान बनने से आज तक इस्तेमाल होती रही, वो स्टिक फैजाबाद धरना केस के कमीशन में भी इस्तेमाल हुई। यानी कि उस स्टिक ने पीछे रहकर उस धरना कमीशन की रिपोर्ट को अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाया, फौज को, फौज के नुमाइंदों को, उस वक्त की आर्मी चीफ को उसमें से बाहर निकाला, बचाया, सुरखरू किया और तमाम गंद डाल दिया सियासतदानों पर। और सियासतदान हमारे इतने भोले हैं कि वो इसमें इस्तेमाल हो गए। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
इस वक्त एक दूसरा पॉइंट जो अपना स्टैंड ले रहे हैं, जो अपनी पोजीशन लेना चाह रहे हैं, वो अपोजिशन या एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेना चाह रहे हैं। भाई उनका वजीर आजम, बेटी उनकी सबसे बड़े सूबे की वजीर आला, वो खुद एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेते हैं बयानिया, तो सबसे पहले तो वो फारिग हो जाएंगे असेंबली से, ये बात तो तय है। जाहिर है वो 80-85 हजार वोटों से हार चुके हैं और फॉर्म 47 के जरिए उनको जितवाया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया जाएगा। और जैसा मैं अपने पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि मियां साहब अपनी आखिरी सियासी इनिंग्स खेल चुके और अब सियासत से और सिस्टम से वो बाहर हो गए। उन्हें हुनर ना आया, गुर ना आया कि वो किसी तरीके से जिंदा रहने का, सियासत में जिंदा रहने का और दलेरी के साथ जिंदा रहने का गुर सीख लेते। भारत वो उनकी अपनी मर्जी है। दूसरी तरफ अगर देखें, उसी तरह जो जैसे जैसे उनके बयानात की बात होती चली जा रही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती चली जा रही है, वैसे वैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए। और गुज़िश्ता रोज 6 मुख्तलिफ फैसले आए जिसमें मुस्लिम लीग नून को जो जितवाई गई थी सीटें, उनको मनसूख किया गया और जो ओरिजिनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जीते थे, उनके नोटिफिकेशन बहाल कर दिए। अब ये बहाल करने के लिए आगे चलेंगे, तो जब हम आगे जाएंगे तो यकीनन इसमें मियां नवाज शरीफ भी आएंगे, इसमें मरियम नवाज भी आएंगी, इसमें शहबाज शरीफ भी आएंगे, इसमें ओन चौधरी भी आएंगे और सबसे अहम इस्लामाबाद की तीनों सीटों के नुमाइंदे भी आएंगे। इस तरह एक नया बहरान पैदा होने की तरफ जा रहा है। अब हम ये देखें कि जो पाकिस्तान मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल का सामना कर रहा है, एक तरफ हम नोशकी के बेगुनाह लोगों के कत्ल की बात करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं कि दहशतगर्दों ने मारा, बिल्कुल उसी तरह हम बलूचिस्तान के उन अवाम की भी, उन मासूम अवाम की भी बात करते हैं जिन्हें बिला वजह कत्ल कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। अगर कोई बंदा मुल्जिम है, मुजरिम है, तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करके उसे सजा दी जाए ताकि दुनिया को पता चले कि ये किस तरह के जराइम में मुलव्विस था और इसको क्या सजा मिली। ये एक बहुत अहम चीज है, लेकिन हम सोच नहीं रहे। हमारे हाथ में ताकत है और हम जो हमारे सिविलियन हैं, फौजी हैं, हर शख्स सियासी रहनुमा है, ये तमाम लोग अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी अपनी जगह खूब कर रहे हैं। और तख्ता मश्क जो बना हुआ है वो बना हुआ है पाकिस्तान का एक सूबा बलूचिस्तान और केपी के। अब इसमें अल्लाह इनको रहनुमाई हिदायत दे, इनको अक्ल सलीम दे कि ये लोग पाकिस्तान की भलाई के लिए फैसले करें। बारहा कह चुके हैं कि गुफ्तगू करें, गुफ्तो शनीद करें, नेगोशिएशंस करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदियों से गुफ्तगू की, नेगोशिएशन की थी, मुआहदा किया था खैबर में, लेकिन जब वो साजिशों से बाज नहीं आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो उनके कत्लेआम का हुक्म दे सकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वहां से बेदखल करने का हुक्म दिया, मारने का हुक्म नहीं दिया। ये हम तमाम लोगों के लिए एक रहनुमा उसूल है कि बदतरीन दुश्मन को भी ऐसे ही बगैर वजह के नहीं मारा जाना चाहिए। और हमारे सियासी रहनुमा, उन्होंने सीपैक पे अरबों डॉलर के कर्जे ले लिए, जिसके सूद भी बढ़ रहे हैं, कारोबार हमारा हो नहीं रहा, बर्बादी हो गई है। उस सीपैक रोड जो है वो हमारे पंजाब में भी हैं, केपीके में भी हैं, बिजली घर भी बन गए, बहुत कुछ बन गया। नहीं बना तो बलूचिस्तान में कुछ नहीं बना। एक कोस्टल हाईवे परवेज मुशर्रफ साहब के की मरहून मिन्नत है जो बन गई शुरू में, और M8 बन गई जो गवादर से होशाब तक जाती है, पंजूर से होती हुई। ये एक रोड बनी, लेकिन बहरहाल हालात इतने खराब थे, अगर कारोबार शुरू हो जाता, लोगों के बिजनेस शुरू हो जाते, कारोबार शुरू हो जाते, आमदनी शुरू हो जाती, उनके हालात अच्छे हो जाते, तो यकीनन ये हालात ना होते। लेकिन हमारे नाकिबत अंदेश रहनुमा लीडर, खा वो बलूचिस्तान में हो, खा वो पंजाब में हो, पाकिस्तान की मुल्की सतह की हो, या हमारे वो एस्टेब्लिशमेंट जो इसे कंट्रोल करती है, ये तमाम लोग जो है वो इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। अगर हालात, बेनिफिट, फवायद मिल रहे होते तो आज हमारे बलोच भाई, हमारे पख्तून भाई इस तरह मुखालफत में
कोई किरदार अदा ना कर रहे होते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।